हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लास्ट क्लास में हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हमने सीखा था। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या चीज़ है। डेफिनेशन क्या है? तो अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डायपोल, दो पोल, तो इसका क्या मतलब होता है? टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस केप्ट क्लोज टू ईच अदर इट फॉर्म्स अ डायपोल। तो दो इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस ही रखने हैं। लेट से एक है माइनस क्यू, तो दूसरा गारंटेड होगा प्लस क्यू। इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस, तो अगर एक 5 कूलम है तो दूसरा गारंटेड -5 कूलम होगा। तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, लेट से इनके बीच में डिस्टेंस है डी, तो ये क्या बन गया? डाइपोल। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट से ये है माइनस क्यू चार्ज एंड ये है प्लस क्यू चार्ज। दोनों के बीच में डिस्टेंस को कई बार डी की जगह हम 2a भी लिख देते हैं। तो डी डिस्टेंस की जगह मैंने क्या डिस्टेंस रख दिया? 2a। तो इसको क्या बोल देते हैं? डाइपोल। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, एक क्यू एक माइनस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस या तो डी बोल देते हैं या तो 2a डिस्टेंस बोल देते हैं। ये डी ही 2a है। चलिए जी, तो एवरी डाइपोल हैज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। हम हर डाइपोल की एक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट क्लोज टू ईच अदर। और डाइपोल की डाइपोल मोमेंट होती है जिसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो किसी भी डाइपोल की एक डाइपोल मोमेंट होती है जिसको पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर एंड इस वाले डाइपोल की भी डाइपोल मोमेंट कितनी है? पी वेक्टर। चलिए जी, अब डाइपोल मोमेंट का आंसर कैसे निकालेंगे? इट इज डिफाइंड एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है? It is defined as product of magnitude of either charge and the separation between the charges। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक समझ लो 5 कूलम है तो दूसरा -5। एक अगर 8 कूलम है तो दूसरा -8 कूलम, तो डाइपोल बनेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक 5 कूलम है और दूसरा 10 कूलम है या -10 कूलम है, तब डाइपोल नहीं बनेगा। तो डाइपोल होने के लिए इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस को ही होना पड़ेगा, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा तो उसको डाइपोल बोलते हैं। अब हर डाइपोल की एक डाइपोल मोमेंट होती है जिसको पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का आंसर क्या आता है? तो डाइपोल मोमेंट का आंसर क्या आता है? किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नेगेटिव नहीं लिखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव। तो दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर मैंने डिस्टेंस माना हुआ है डी वेक्टर, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर आपने डाइपोल मोमेंट ऐसे वाली निकालनी है सेकंड वाले केस में, तो क्या था? किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस पर मैंने डिस्टेंस 2a माना हुआ है, तो डिस्टेंस आ गया 2a वेक्टर। चलिए जी, तो ये होती है डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हमने डी लिया हुआ है तो डी लिख देना है। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हमने 2a लिया हुआ है तो 2a लिख देना है। ये 2a मैंने क्यों लिया है? क्योंकि आने वाली डेरिवेशंस के अंदर मुझे इस डाइपोल के हाफ डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने पहले ही 2a ले लिया, ताकि जो हाफ डिस्टेंस होगा वो a एंड a हो जाएगा। और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस यही सिग्निफिकेंस था कि मैंने 2a डिस्टेंस क्यों लिया, क्योंकि आगे जाके मुझे डेरिवेशंस में हाफ हाफ की जरूरत पड़ेगी, तो 2a का हाफ a हो जाएगा। चलिए जी, फिर वापस आते हैं। चलिए जी, अब चौथा पॉइंट क्या है? डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डाइपोल मूवमेंट होती है पी वेक्टर, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तभी मैंने ये वेक्टर का साइन आपको दिखाया था कि डाइपोल मोमेंट जो पी वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा -p से +p वेक्टर की तरफ होती है।
चलिए जी, तो ये डायरेक्शन हमने दिखा रखी है, माइनस पी से प्लस पी की तरफ डायरेक्शन होती है। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक बार फटाफट से रिवाइंड करते हैं कि डाइपोल क्या होता है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, लेट्स से ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट क्लोज टू ईच अदर, इट फॉर्म्स अ डाइपोल। लेट्स से इनके बीच में डिस्टेंस है टी। हर डाइपोल की एक डाइपोल मूवमेंट होती है जिसको पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। एंड डाइपोल मूवमेंट का आंसर कितना होता है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। चलिए जी, अब बताइए डाइपोल मूवमेंट की यूनिट्स क्या आएंगी। चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस, मतलब कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर। तो कूलम मीटर इसकी एसआई यूनिट हो गई। चलिए जी, तो नेक्स्ट है अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगी जो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ढेरों न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनेंगे, डेरिवेशन के ऊपर। चलिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अब हमें ऑन एन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आज तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ रखा है कि एक चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, और कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ, और होगी कितनी, होगी वही के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी फंडे को यूज करते हुए अब हम क्या करेंगे, चलिए जी बहुत ध्यान से देखना। ये था लेट से नेगेटिव चार्ज ए पॉइंट पे रखा हुआ, एक बी पॉइंट पे रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों चार्जेस की बीच में जो सेपरेशन है वो 2a, सच डैट ये सेंटर पॉइंट है O। तो ए ओ डिस्टेंस भी a है एंड ओ बी डिस्टेंस भी a है। अब मुझे सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक p पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पूरे डाइपोल की वजह से। और एक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू एंड क्यू। तो माइनस क्यू एंड क्यू चार्ज की वजह से p पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए जी देखते हैं ये कैसे निकलेगी। तो ये सारी बातें हमें गिवन है, इन्हीं की टर्म्स में p पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो b पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, अवे। एंड कितनी होगी, लेट से E1 वेक्टर होगी, और कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो अगर ये डिस्टेंस r था तो ये छोटा डिस्टेंस bp डिस्टेंस कितना होगा, r। बहुत ध्यान से देखिए, r माइनस ए है ना। तो ये डिस्टेंस कितना था, a। तो bp डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस ए। तो E1 कितना हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q एट P। तो B पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। चलिए जी, अब सेकंड चार्ज है जो A पे रखा हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी P पॉइंट पे। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इसकी तरफ। एंड कितनी होगी, इसको हम डिनोट कर देते हैं E A से।
एंड जो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको डिनोट कर देते हैं ई बी से। चलिए जी, तो ई ए कितना होगा, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए, पी ए डिस्टेंस कितना है, पी ए, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा आर प्लस ए, तो के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब मुझे ध्यान से बताइए, दोनों की डायरेक्शन है ओपोजिट, ई बी है राइट साइड में एंड ई ए है लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो बड़े में से छोटे वाला माइनस हो जाएगा। बेशक मैं दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, जो भी ई ए और ई बी में से बड़ा होगा उस डायरेक्शन में आएगी। चलिए जी, अब मेरे को कैसे पता लगेगा कौन बड़ा है, ई बी जो एक्सप्रेशन है उसमें भी ऊपर के क्यू आ रहा है, एंड ई ए जो एक्सप्रेशन है उसमें भी ऊपर तो के क्यू आ रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब आप देखिए नीचे डिस्टेंस बड़ा कौन सा है, आर प्लस ए बड़ा है, आर माइनस ए छोटा है, आर प्लस ए बड़ा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आर प्लस ए बड़ा है तो ई ए छोटा होगा ई बी से, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी डायरेक्शन में है वो बड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट बी वो बड़ा है, तभी मैंने ये एरो जो है ये बड़ा दिखा रखा है और ये छोटा सा एरो दिखा रखा है। तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, राइट साइड में आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ईबी में से माइनस करना पड़ेगा ई ए को, तो ई बी कितना है, के क्यू ओवर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड ई ए कितना है, के क्यू ओवर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिए जी, अब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस के क्यू आया कॉमन, अंदर बचा 1 ओवर आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो के क्यू एज इट इज, एलसीएम लेते हैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर क्या आया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो के क्यू कॉमन, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले से था। चलिए जी, जब ऊपर वाली ब्रैकेट्स खोलेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, एंड ऊपर बचेगा 2AR प्लस 2AR, तो यानी कि ऊपर बचा 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, के क्यू, इस 4A को लिख लिया 2 इंटू 2A आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास डाइपोल था माइनस क्यू एंड प्लस क्यू वाला, इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, 2A, तो हर डाइपोल की एक डाइपोल मोमेंट होती है, पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, और क्या होता है वो, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम 2A क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, तो Q इंटू 2A को क्या लिख सकते हैं हम, P, तो ये क्या बन गया, 2KPR ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आई मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या आई, तो इसकी डायरेक्शन थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बहुत ध्यान से देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली,
या तो आप इसको बोल दीजिए ये है एक्स एक्सिस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, टुवर्ड्स पी एक्स, या आप क्या बोल सकते हैं ओपी डायरेक्शन, ओपी वेक्टर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई, ओपी वेक्टर। अच्छा जी, तो जो स्टार्टिंग में हमें डाइपोल गिवन था उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती थी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये था पी वेक्टर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। एंड पी वेक्टर होता क्या है, डाइपोल मोमेंट, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डाइपोल क्या था, ये डायरेक्शन थी, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी क्या डायरेक्शन है, यही ही सेम डायरेक्शन है। तो कोई अभी कभी हमसे पूछे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में और डाइपोल में एंगल कितना है, तो 0 डिग्री एंगल है नेट डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आई इन दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए जी, फिलहाल वापस आ जाइए। तो ये आई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन बोलनी पड़ेगी हमें, तो टूवर्ड्स ओपी वेक्टर, ये आ गई डायरेक्शन। चलिए जी, तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, CTM। अब इसमें बनाते हैं केस। तो केस करने से भी पहले बल्कि हमें डायरेक्शन ही देख लेनी चाहिए। एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट में इस केस में एंगल कितना आया, 0 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में और नेट डाइपोल मोमेंट में एंगल कितना आता है, 0 डिग्री। कौन से वाले केस में, जब हम डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन उसी एक्सिस पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो दोनों में एंगल कितना आता है, 0 डिग्री। अब बनाते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट केस। ड्यू टू स्मॉल डाइपोल, ड्यू टू स्मॉल डाइपोल, एक छोटे डाइपोल की वजह से आंसर क्या होगा। स्मॉल डाइपोल का मतलब होता है आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए। आर क्या था, तो एक डाइपोल है छोटा सा, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है और ये बहुत छोटा है। समझो जैसे कि, वैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, इन मिलीमीटर, मिलीमीटर में है, ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। एंड जो सेंटर से ओ से ये जो पी डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा है, आर, समझ लो ये सेंटीमीटर्स में या फिर मीटर्स में है। तो जब छोटा सा डाइपोल होता है, ये छोटू सा डिस्टेंस है, एंड जो सेंटर से डिस्टेंस है आर, जहाँ पे पी पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो आर डिस्टेंस ए से या 2a से बहुत बड़ा है, तब क्या होता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो जो अभी अभी मेरे पास आंसर आया था ऊपर, इस आंसर में हमने क्या डाल दिया, आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए। तो जब आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए आता है, देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही हो जाता है। तो अब बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर यहाँ पे डाल देंगे, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर की पावर 4, एक आर से एक आर कट हुआ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 2kp बाय आर क्यूब। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2kp बाय आर क्यूब। तो फटाफट से एक रिकैप करते हैं छोटा सा, कि नेगेटिव चार्ज ए पॉइंट पे रखा था, पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट पे रखा था, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 2a, सेंटर ओ, सेंटर से ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है, तो सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पे यहाँ कहीं पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आई, बी वाले चार्ज की वजह से अवे आई, एंड ए वाले चार्ज की वजह से टूवर्ड्स आई। तो हमें पता लग गया बी वाली मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आई, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आई जी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन कहाँ आई, ये टूवर्ड्स राइट। एंड डाइपोल मोमेंट कहाँ होती है, वो भी टूवर्ड्स राइट होती है। डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज हमेशा डायरेक्शन होती है।
चलिए जी, तो ये रिजल्ट हमें क्या करना था, CTM डायपोल मोमेंट P वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो हमने सेकंड रिजल्ट क्या याद रखा, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर इज 0 डिग्री। P और E में एंगल 0 डिग्री था। फिर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें केस पढ़ा, और वो केस क्या था, ड्यू टू स्मॉल डाइपोल। छोटे डाइपोल का मतलब होता है कि जो सेंटर से डिस्टेंस है r इज ग्रेटर देन a या फिर r इज ग्रेटर देन 2a, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर कितना आया, 2 kp/r³। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार वो हमें खुद नहीं देते कि छोटा डाइपोल है, हमें खुद से सोचना पड़ता है। वो कैसे सोचेंगे, डिस्टेंस वाइज, r दे रखा होगा सेंटीमीटर या मीटर में, a दे रखा होगा या 2a दे रखा होगा मिलीमीटर्स में, तो हम समझ जाएंगे कि ये केस लगेगा, ड्यू टू स्मॉल डाइपोल लगेगा, तब आंसर कितना लगाना है, 2 kp/r³। CTM उससे भी ऊपर वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रिजल्ट, 2 kp/r³। और डायरेक्शन क्या है, E वेक्टर और P वेक्टर में 0 डिग्री, एंगल कितना है, 0 डिग्री। चलिए जी, ये अच्छे से नोट डाउन कीजिए, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिसको नहीं समझ आई एक बारी और रिपीट कीजिए, इसको समझ के ही आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट है इसी के ऊपर सेकंड डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर से इक्वेटोरियल लाइन पे निकालनी है, इस बार इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। चलिए जी, करते हैं अब इसको भी। तो डाइपोल है लेट से -q चार्ज एंड +q चार्ज, ये फिर से A पॉइंट पे रखा हुआ है मैंने, एंड ये B पॉइंट पे रखा हुआ है। फिर से दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a। फिर से सेंटर है O, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर से A एंड A। इस बार इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो सेंटर से r डिस्टेंस दूर पे कहीं P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालनी है। सेंटर से परपेंडिकुलरली r डिस्टेंस दूर पे एक P पॉइंट है जहाँ पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट बता दीजिए मुझे, हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, एंड कितनी होती है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, चलिए जी, अब ये चीज़ें मुझे सारी गिवन थी, अब मुझे नेट आंसर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ए पॉइंट की वजह से, ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा होती है टूवर्ड्स। एंड ये जो AP डिस्टेंस है ये कितना होगा, AP डिस्टेंस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ अगर मैं, तो r² + a² का अंडर रूट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेट से EA वेक्टर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड EA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, डायरेक्शन तो चलो हमने फिगर में देख ली, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, KQ/r²। तो r² + a² का अंडर रूट लिखना है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, EA वेक्टर। KQ/r² मैंने लगाया। अब ये जो B पॉइंट है, ये जो B पॉइंट है, इससे P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आंसर आता है अवे। तो ये डिस्टेंस कितना है, BP डिस्टेंस कितना है, ये भी है r² + a² का अंडर रूट। तो ये लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई EB वेक्टर, EB वेक्टर। तो EB वेक्टर भी कितना आ रहा है, बड़े ध्यान से देखें अगर, EB भी कितना आ रहा है, KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर। तो r² + a² का अंडर रूट का स्क्वायर करा तो ये भी यही आ गया। तो मतलब कि EA और EB का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो चलो डिफरेंट है ही है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही सेम है। लेट से ये E है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को मैंने लेट कितना कर लिया, E लेट कर लिया। चलिए जी, अब छोटे छोटे चेंजेस देखना। ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल PAB, ये कैसा ट्राइंगल है, ट्राइंगल PAB, ये तो एक आइसोसिस ट्राइंगल हो गया। क्यों, क्योंकि ये साइड एंड ये साइड तो दोनों सेम है,
तो आइसोसेलेस में दो साइड अगर सेम होती थी तो उनके ऑपोजिट दो एंगल्स, लेट से ये थीटा मैंने खुद से लेट करा है, तो ये थीटा और ये थीटा दोनों एंगल सेम होंगे। चलिए जी, फिर अब रिजॉल्व करते हैं ई ए एंड ई बी को। तो ये जो ई ए वेक्टर था इसको रिजॉल्व करा दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो गया। तो इस ई के दो कंपोनेंट आएंगे, जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है वो क्या आता है, ई कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमने ई मान रखा है। एंड दूसरे वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ई साइन थीटा। चलिए जी, ठीक है, हमने एक वेक्टर को तो रिजॉल्व कर लिया। अब बहुत ध्यान से फिर से देखना, ये आप देखेंगे ग्रीन पेन से। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल भी थीटा हुआ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता था, दो पैरेलल लाइंस, तो एक पैरेलल लाइन दिस वन एंड सेकंड पैरेलल लाइन दिस वन एंड एक ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या हो गई, ये वाली लाइन। तो दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल के बीच में ये वाले दो एंगल कैसे हो गए हमारे पास, जो ग्रीन पेन से मैंने बनाए हैं वो दोनों हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो ये ई बी था हमारा सेकंड वेक्टर, ये भी रिजॉल्व हो गया, जिसके साथ एंगल बन रहा है थीटा वो हो गया ई कॉस थीटा, एंड जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा वो क्या हो गया, ई साइन थीटा। तो अब क्या हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट जो थे ई साइन थीटा एंड ई साइन थीटा वो हो गए कट, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बच गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारे पास दिस वन, ये आई हमारे पास ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट से ये एक्स एक्सिस ले ली मैंने, इस बार ये वाली एक्स एक्सिस मान ली। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, यानी कि 2 ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई 2 ई कॉस थीटा। तो 2 एज इट इज, ई की वैल्यू क्या है, तो ऊपर हमने निकाल रखी है, ई की वैल्यू है के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताइए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है। तो कॉस थीटा होता है बेस, कॉस थीटा कितना आया, बेस ए है ओवर हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो कॉस थीटा आया ए ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं रेज टू द पावर हाफ। अब जो डाइपोल मोमेंट होती थी वो क्या होता था, चार्ज मल्टीप्लाइड 2a। तो ऊपर कितना हो गया, k इंटू पी, नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर, बेस सेम पावर ऐड, तो इस बेस की पावर कितनी है 1 और दूसरे बेस की भी पावर कितनी है हाफ, तो बेस सेम पावर ऐड 3/2। तो ये आ गई जी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर का साइन भी लगाना है ऊपर, तो राइट साइड पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में अब की बार एंगल देखिए। तो ये थी डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई यहाँ पे, तो ये दो के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया अपनी तरफ से, ये एंगल के लिए हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये आंसर आपको क्या करना है, CTM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, माइनस के पी ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। एक छोटा सा रिकैप करते हैं, या फिर पहले समझ लेते हैं पूरा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, माइनस के पी ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये आई जी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया हमारे लिए CTM। एंड खास बात, एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड डाइपोल मोमेंट इज 180 डिग्री। तो इस बार ई में और डाइपोल में एंगल कितना आता है 180 डिग्री। पहले कितना आया था ई और पी में, जब एक्सियल लाइन का हमने किया था तो 0 डिग्री। चलिए जी, अब इसमें भी एक केस करते हैं। केस ड्यू टू स्मॉल डाइपोल, छोटे डाइपोल की वजह से आंसर क्या आएगा? तो स्मॉल डाइपोल का क्या मतलब है? आर इज ग्रेटर देन ए, मतलब एक छोटू सा डाइपोल है माइनस क्यू एंड क्यू, बट सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पे। तो ये जो डिस्टेंस था दोनों डाइपोल के बीच में ये बहुत छोटा था आर के मुकाबले में। तो यहाँ पी पॉइंट पे जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? तो जो ये ऊपर वाली डेरिवेशन थी अभी, इस डेरिवेशन के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ए तो बहुत छोटा है, अगर आर 100 है तो 100 का स्क्वायर, अगर ए 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो लगभग कितना आ गया ये? तो ये लगभग कितना होता है भाई? 100 का ही स्क्वायर होता है लगभग। तो देयरफॉर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग क्या आ जाता है? आर स्क्वायर। तब आंसर कितना आ जाएगा? माइनस के पी ओवर, नीचे आया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से ये कट गया तो आंसर आया के पी बाई आर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी टी एम। छोटे डाइपोल वाले रिजल्ट, दोनों ही रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्सियल वाला भी छोटे डाइपोल में और इक्वेटोरियल वाला भी स्मॉल डाइपोल के अंदर। चलिए जी, अब फटाफट से रिकैप करते हैं। डाइपोल, डाइपोल की डाइपोल मोमेंट क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पे पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी थी, तो कहाँ आई? यहाँ आई। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का आंसर कितना आया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया माइनस के पी ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। पहला रिजल्ट सी टी एम। दूसरा रिजल्ट क्या था? ई वेक्टर और पी वेक्टर में एंगल। तो ई वेक्टर और पी वेक्टर में एंगल कितना आया? एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर इज 180 डिग्री। तीसरा रिजल्ट क्या आया? ड्यू टू स्मॉल डाइपोल, स्मॉल डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? के पी बाई आर क्यूब। एक्सियल लाइन पे कितना आया था? माइनस, मतलब 2 के पी बाई आर क्यूब। आज कितना आया? के पी बाई आर क्यूब। डायरेक्शन लेनी है इसलिए वजह से माइनस आ गया, वरना आंसर कितना था? के पी बाई आर क्यूब। तो बहुत ध्यान से, एक लास्ट पॉइंट आज का, छोटे डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे आंसर कितना आता था? 2 के पी बाई आर क्यूब। एंड इक्वेटोरियल लाइन पे आंसर कितना आया? इस डायरेक्शन में आया, और ये कितना आया? माइनस के पी बाई आर क्यूब। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पे आई और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पे आई, इन दोनों में एंगल कितना होगा? इन दोनों में भी एंगल कितना है? 180 डिग्री। छोटे डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे जो आंसर आया एंड इक्वेटोरियल लाइन पे जो आंसर आया, उन दोनों के बीच में भी एंगल कितना है? 180 डिग्री। और जो एक्सियल था ई ए, इक्वेटोरियल था ई ई, इनका मैग्नीट्यूड कैसे है? एक्सियल लाइन पे जो आंसर आया उसका मैग्नीट्यूड डबल है इक्वेटोरियल लाइन पे जो आंसर आया। छोटे डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे आंसर आया था 2 के पी बाई आर क्यूब, इक्वेटोरियल पे आया के पी बाई आर क्यूब। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए, छोटे डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे जो आंसर आता है वो डबल है इक्वेटोरियल लाइन पे जो आंसर आता है। चलिए जी, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको थोड़ी कम समझ आई तो रिपीट कीजिए, बट बिना रिपीट किए आगे नहीं बढ़ना। तो नेक्स्ट क्लास बहुत टफ क्लास होगी, सब कुछ यूज़ हो जाएगा जो आज हमने पढ़ा है। तो 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करके आपको नेक्स्ट क्लास लगानी है, इसको बार बार रिवाइज करते चलिए। Thank you guys, thank you so much. If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends.